नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 5। और जो क्वेश्चन अब डिस्कस होंगे वो है आपके 81 to 100। तो इसमें आपकी मेनली इंग्लिश होगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 20। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। लिखा हुआ आई ब्रीथेड अ साइन ऑफ रिलीफ अबाउट माई नैरो एस्केप। तो अबाउट नहीं आता यहाँ पर जो आपकी प्रिपोजिशन आएगी अबाउट की जगह आएगी ऑन। क्या आएगी ऑन। आई ब्रीथेड अ साइन ऑफ रिलीफ अबाउट माई नैरो एस्केप। कि मैंने क्या किया, जब किसी मुसीबत से बाहर आया तो उसके बाद मैंने की राहत की सांस ली। तो यहाँ पे जो गलती वो अबाउट में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है इन द गिवन सेंटेंस द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन अबाउट इज इनकरेक्ट। द प्रीपोजिशन अबाउट मीन्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ या कंसर्निंग आ जाता है। द प्रीपोजिशन ऑन शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द प्रीपोजिशन अबाउट। आगे लिखा हुआ है कि ऑन का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ, उस समय पे, ठीक है ना। तो वहां पे ऑन आता है और कंसर्न के लिए आता है आपका अबाउट। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वही आपका ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड। थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर जो गलती है वो थॉमस के लिए बात हो रही है। हु यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे हु। और एक चीज़ आपने याद रखना है कि जब आपके जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, खासकर जो हु या फिर आपका व्हाट आ जाता है, विच आ जाता है, सॉरी व्हाट नहीं आता, विच आता है, हु आ जाता है, दैट आ जाता है, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इनका काम होता है आपका कि ये दो क्लॉज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। क्लॉजेज होती हैं जब एक क्लॉज से उस सेंटेंस के बारे में पूरा पता नहीं लगता, तो उसको क्लियर करने के लिए आपकी क्या आती है, दूसरी क्लॉज आती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हु का मतलब वो नहीं निकल के आता, जैसे हु मतलब कौन, तो हु का मतलब यहाँ पे आता है जिससे, जिसका, इस तरीके से आता है। तो थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव। अब देखो यहाँ पर थॉमस है, थॉमस आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे हैव लगा हुआ है। तो हैव नहीं आएगा, सिंगुलर नाउन के लिए आपका हैव की जगह क्या आता है, हैज आता है। यहाँ पर क्या आता है, हैज आता है। बस आपने इतना याद रखना है, ठीक है ना। तो हु हैज आ जाएगा, बाकी आपका सारा सही है। थॉमस इज मैन ऑफ वर्ड हु हैज बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। तो आंसर कहाँ पर बनेगा, तो कौन सा गलत है आपका, तो यहाँ पर गलती है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, हैज आएगा। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हु हैज बीन पेइंग बैक शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द हु हैव बीन पेइंग बैक। द गिवन सेंटेंस इज द एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने बता दिया आपको रिलेटिव प्रोनाउन का है। सिंस द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज अ पर्सन दैट इज थॉमस। तो इसका जो आपका एंटीसीडेंट देखने को मिल रहा है थॉमस देखने को मिल रहा है। थॉमस आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए आपका क्या जाता है कि आपका कंसिडर होता है हैज में से कौन सा हैज, और प्लूरल नाउन के लिए आपका कंसिडर होता है कौन सा हैव। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, बाकी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि हु का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। हु का यूज पहले आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मार्क को ले लेगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे जो मतलब निकल के आता है क्वेश्चन वर्ड्स का, वो वही होता है जो आप लेके चलते हैं। जैसे हु मेक द डिसीजन हेयर, हु मतलब किसने या कौन ले रहा है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। पर जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट के लिए, तो इस तरीके से आता था फोन रैंक सी आस्क मी हु इट वाज। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया और ये स्टेटमेंट में आ रहा है। स्टेटमेंट में आएगा तो ये फुल स्टॉप को ले लेगा। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, फोन रैंक, क्या फोन बज रहा है, सी आस्क्ड मी हु इट वाज, उसने मुझसे पूछा ये कौन है। बात समझ में आ गई, तो स्टेटमेंट है। और तीसरा जो आपने याद रखना है कि हु को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो आपका क्या करता है, रिलेटिव क्लॉज को क्या करता है, करेक्ट करता है। तो लिखा ही शेयर्ड अ फ्लैट विद द एनी बॉल्टन हु ही मैरिड एंड इवेंचुअली दे मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हु का मतलब जो निकल के आता है वो कैसा आता है, अलग निकल के आता है। यहाँ पर कौन नहीं आता, जिससे, जहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना ही शेयर्ड अ फ्लैट, उस किसके साथ शेयर कर रही है फ्लैट को, एनी बॉल्टन के साथ। हु ही मैरिड, जिसके साथ उसने शादी की। अब देखो हु का मतलब बिल्कुल अलग निकल गया है। एट इवेंचुअली दे मूव टू ऑस्ट्रेलिया, और वो कहाँ मूव हो गए, ऑस्ट्रेलिया में मूव हो गए। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ओ डियर द ऑडियो इज इन वन ऑफ द चैनल्स ऑन द टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। अब देखो जैसे मैंने बोलते बोलते चैनल की जगह चैनल्स बोल दिया है, तो एक्चुअल में चैनल से लगता है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। और वन ऑफ दी है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वन ऑफ दी। वन ऑफ दी मतलब उसमें से एक। अब ये सिंगुलर में से तो हो नहीं सकता, चैनल जो यहाँ पे वो सिंगुलर है, और सिंगुलर में से आप एक को नहीं निकाल सकते बाहर। तो सिंगुलर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर चैनल्स लिखना पड़ेगा, ताकि आपके पास सिलेक्शन आ जाए। आपके पास क्या आ जाए, सिलेक्टेड एक्टिविटी आ जाए, तो सिलेक्शन आ जाए। तो सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी किसका क्या होना चाहिए, आपको ये प्लूरल में होना चाहिए। आपके पास ये एक से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप वन ऑफ दी लगा सकते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो यहाँ पर जो बनेगा ओ डियर द ऑडियो इज वन ऑफ दी चैनल्स ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। तो ये आपने याद रखना है।
तो आंसर जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इन वन ऑफ द चैनल नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या जाएगा, चैनल्स आ जाएगा, प्लूरल आपका यूज होता है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, अगर आता है वन ऑफ या ओनली वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन प्रोनाउन इन द प्लूरल फॉर्म एंड वर्ब इज इन द सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर ये होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डांसर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो उसने यूज कर रखा है, यहाँ पे जो उसने यूज कर रखा है वो कौन सा कर रखा है, आर यूज कर रखा है। तो अगर देखो वन, एक को सिलेक्ट करना है दोस्तों में से, तो वो सिंगुलर आपका क्या ले लेगा, वर्ब को ले लेगा। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डांसर। तो देखो यहाँ पर ये तो सही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर जो सिलेक्टेड होता है उसके लिए आपका वर्ब बदल जाती है, तो आर की जगह इज आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसा था, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, चैनल की जगह चैनल्स आ जाएगा। बस आपने ये याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही इज वन ऑफ दोज मैन हु ट्रस्ट एवरीबडी हुम ही सोशलाइजेस विद। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब यहाँ पे बोलोगे मैन लिखा हुआ है, ये MEN लिखा हुआ है, ये प्लूरल को शो करता है, ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो। तो आकाश अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब गोइंग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आपके ING फॉर्म है, तो आर आ सकता है, ING फॉर्म के साथ आता है, वर आ सकता है, इज आ सकता है, और हैव बीन भी आ सकता है। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, ये कब की बात हो रही है, आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, आकाश की बात हो रही है, आकाश सिंगुलर है, तो ये किस नाउन को ले लेगा, सॉरी किस वर्ब को ले लेगा, आपका सिंगुलर वर्ब को ले लेगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा इज। तो आकाश अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, आर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आकाश सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन को लेगा, सिंगुलर वर्ब को लेगा, ये सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे, और क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है तो वर और हैव बीन को नहीं लेगा, ये आपने याद रखना है। और उसको भी क्यों हैव, जैसे वर्क को तो नहीं लेगा और हैव बीन को इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, वहाँ पे आपको क्या होगा, टाइम मेंशन करना पड़ता है आपको। तो लिखा हुआ है द गिवन सेंटेंसेस, चलो ये तो मैंने सारा क्लियर कर दिया। अच्छा यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखा है, जैसे एज वेल एज कहाँ पे यूज होते थे, लिखा हुआ है अमित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज इन द गार्डन, विद कहाँ पे होता है, जॉन विद हिज कजन्स इन द प्लेग्राउंड, टुगेदर विद अजीत टुगेदर विद हिज ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली, अलॉन्ग विद, अलॉन्ग मतलब साथ में, तो जितेंद्र अलॉन्ग विद कलीग्स was in a meeting, or in addition to the Honda, in addition to other Japanese companies is taking over the market। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वी सेल हैव टू, यहाँ पे लिखा रीडेकोरेट, अब वो क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं घर को फिर से, यानी कि क्या कर रहे हैं, रीडेकोरेट कर रहे हैं द हाउस नेक्स्ट स्प्रिंग, कि मतलब अगले जो क्या होगा, वसंत होगा, जो स्प्रिंग का मौसम होगा उसमें हम क्या करेंगे, रीडेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, तो लिखा हुआ है फिक्स अप करना, डू अप, डू विदाउट, केव इन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा डू अप, क्या बनेगा आपका, डू अप बनेगा। तो वी सेल हैव टू डू अप द हाउस नेक्स्ट स्प्रिंग, मतलब हम क्या करेंगे, रीडेकोरेट करेंगे, डू अप का मतलब ये निकल के आता है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है इन द अबव गिवन सेंटेंस डू अप विल बी यूज्ड, इट इज सो बिकॉज द डू अप इज अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग टू डेकोरेट और एम्बेलिश समवन और समथिंग ऑफन फॉर अ पर्टिकुलर ओकेशन। किसी खास समय के लिए जब आप क्या करते हैं, किसी चीज को डेकोरेट करते हैं, तो वहां पे आपका क्या आता है, डू अप आता है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई लिटिल नीज वॉज ऑल डन अप फॉर द क्रिसमस इन ऑल फ्रीली रेड ड्रेस। अब यहाँ पर जो याद रखना है, यहाँ पर डू की जगह उसने डन लिख दिया, तो ये क्या कर रहा है, थर्ड फॉर्म को यूज कर रहा है, ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट चले, तो फिक्सअप की बात क्या होती है, फिक्सअप मतलब होता है अरेंज करना, फिक्सअप मतलब होता है अरेंज करना, ये आपने याद करना है। ऑल वी हैड टाइम टू डू वाज फिक्स अप अ फ्रेंड ऑफ द माइटल्स फ्रेंड्स हस्बैंड एंटिक कार। डू विदाउट क्या आता है, मैनेज इन द अब्सेंस ऑफ द पर्सन और द थिंग, किसी चीज के जो वहाँ पर नहीं है, जैसे पर्सन हो गया या कोई भी थिंग हो गई, अगर उसके एब्सेंस में किसी चीज़ को मैनेज किया जाता है तो वहाँ पे डू विदाउट आ जाता है। आई डोंट नो व्हाट आई हैड डू विदाउट हिम, मुझे पता नहीं है कि मैं उनके बगैर या उसके बगैर कैसे ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट लिखा केव इन, केव इन मतलब होता है ईल्ड करना, तो लिखा सी केव्ड इनटू द प्रेशर फ्रॉम द हर पेरेंट टू गेट मैरिड अदरवाइज सी वुड हैव स्टिल बीन गोइंग इन द यूनिवर्सिटी टुडे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हिज नेम अपेयर फ्रीक्वेंटली एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखियो देखना आप लोगों ने कि हिज नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम अराउंड, कम राउंड आएगा, कम ऑफ आएगा, क्लोज इन आएगा, क्रॉप्स अप लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो होता है क्रॉप्स अप, बिल्ड किया जा रहा है, ये आपने याद रखना। तो हिज नेम्स क्रॉप्स अप फ्रीक्वेंटली एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, बात समझ में आ गई। तो जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि इन द अबव गिवन सेंटेंस क्रॉप्स अप विल be used, it is so because the crops up is a phrasal verb meaning the appear arise unexpectedly or by accident। मतलब जब आपको पता नहीं होता किसी के आगमन का या किसी का बोल सकते हैं बिल्कुल आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज हो, तो कब किसका नाम लिया जाता है, आपका जो फ्रेजल वर्ब आती है क्रॉप्स अप आती है, ठीक है ना। जैसे लिखा न्यू प्रॉब्लम क्रॉप्स अप एवरी डे, कि हर दिन क्या होती है, एक नई प्रॉब्लम क्या आ जाती है, आपके सामने पड़ जाती है, तो वहां पे क्रॉप्स अप आ जाएगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होता है। अच्छा नेक्स्ट चले कम राउंड की बात करते हैं। तो कम राउंड का मतलब रिकवर कॉन्शियसनेस,
कॉन्शियसनेस मतलब होता है, एक आपने देखा कॉन्शियस मतलब होता है चित्त बोल सकते हैं, आपका जो दिमाग होता है वो क्या होता है, होश आवास में होता है। अनकॉन्शियस मतलब होता है जब आपको होश आवास में नहीं होता अपने। तो लिखा हुआ ही वॉज अनकॉन्शियस बट ही केम राउंड इन हाफ एन आवर एंड एक्सप्लेन दैट ही हैड बीन अटैक्ड एंड रॉबर। तो वो बोल रहा है कि वो कैसे थे, वो कैसा था, आपका अनकॉन्शियस हो रखा था, अचेत हो रखा था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। पर वो आया और हाफ एन आवर एंड एक्सप्लेन, आधे घंटे बाद, और उसने एक्सप्लेन किया कि उसे अटैक किया गया रॉबर्स के थ्रू और रॉब्ड कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते, कम ऑफ का मतलब क्या है, सक्सीड ऑफ अ प्लान और स्कीम यूज इन नेगेटिव। सक्सीड होगा, कम ऑफ का मतलब सक्सीड होगा पर नेगेटिव मीन में होगा। देखो लिखा हुआ आई एम अफ्रेड दैट स्कीम ऑफ योर वांट कम ऑफ, मतलब मैं डरा हुआ हूँ कि जो आपने स्कीम जो आपकी थी वो उस तरीके से आपकी नहीं आ पा रही है, ठीक है ना, बेहतर नहीं हो पा रही है। तो कम ऑफ का मतलब सक्सीड होता है बट इन अ नेगेटिव वे। क्लोज इन का मतलब करें तो कम नियरर होता है, एज द मिस्ट वाज क्लोजिंग इन, मिस्ट मतलब होता है धुंध टाइप की, और वी डिसाइडेड टू स्टे वेयर वी वर, और हमने क्या किया, जैसे ही आपका मिस्ट लगी, धुंध लगी, जो आपको दिख ही रहा है अभी, जो आपका मानसून चल रहा है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धुंध लग रही है, तो क्या हो जाता है कि कार वगैरह जब आपकी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है, तो जहाँ पर जो होता है वहीं पे वो रुक जाता है। तो वही लिखा हुआ वी डिसाइडेड टू स्टे वेयर वी वर। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी ट्राई टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट इन इट्स हायरिंग। अब देखो कमिटी कब आपकी क्या होगी, ऑनेस्ट होगी, जब वो बोर्ड से ऊपर होगी। जब क्या होगी, आपने इस तरीके से याद करना है, जब वो बोर्ड से ऊपर होगी तभी जाके वो क्या करेगी, फेयर हो सकती है। अगर उसमें प्रेशर होगा बोर्ड का, तब वो आपकी कमिटी क्या नहीं हो सकती, फेयर नहीं हो सकती। तो लिखा हुआ था कमिटी ट्राई टू बी फेयर एंड एवर बोर्ड इन इट्स हायरिंग। तो एवर बोर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब क्या निकल के आएगा, ऑनेस्ट निकल के आएगा। चलिए तो देख लेते हैं, लिखा हुआ इन द above given sentences the above board will be used, it is so because the above board is a phrasal verb meaning the honest and the straightforward. The selection committee was above board and hence had nothing to hide. बात समझ में आ गई। अच्छा देखो कॉल्स नेम की बात आती है, तो कॉल्स नेम मतलब होता है मतलब किसी का नाम लेना, किसी को क्या करना, एब्यूज, बेइज्जत करना। तो ही हैज अ बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग नेम्स, उसकी क्या गंदी आदत है नाम लेने की। नाम किस लिहाज में, कि बेइज्जती करने में। अच्छा एट नॉट मतलब क्या होता है, तो लिखा टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज वन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। देखो किसी को क्या करना है, डिसरिगार्ड करना, और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस मतलब उसकी कोई क्या नहीं है, बोल सकते हैं कोई वैल्यू नहीं है। तो लिखा हुआ लीडर्स टुडे सेट गांधी जीज आइडियल्स एट नॉट, मतलब आजकल के जो लीडर है वो क्या कर रहे हैं, जो गांधी जी के जो क्या थे आपके आइडल्स बोल सकते हैं, आइडियाज़ थे, उनको सीरियसली नहीं लेते, ना ही उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एट नॉट वहाँ पे आता है। एट सी मतलब टू बी कंफ्यूज, याद रखना एट सी का मतलब कितना, टू बी कंफ्यूज। तो ही वॉज एट सी व्हेन ही सॉ द क्वेश्चन पेपर, तो वो क्या था, कंफ्यूज हो रखा था जब उसने क्या देखा, क्वेश्चन पेपर को देखा। तो ये आपने याद रखना है। तो एबव बोर्ड आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ही ग्रीटेड अस वार्मली एंड आस्क फॉर न्यूज ऑफ समबडी अवर फैमिलीज। तो यहाँ पर जो आएगा ही ग्रीटेड अस वार्मली, उसने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, एंड आस्क आफ्टर अवर फैमिली, उसके बाद हमारी फैमिली से हाल चाल पूछा, आस्क आफ्टर, तो ये आता है हाल चाल पूछने के लिए। तो लिखा हुआ है इन द गिवन above गिवन सेंटेंस आस्क आफ्टर विल बी यूज, इट इज सो बिकॉज द आस्क आफ्टर इज अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग टू आस्क फॉर द न्यूज ऑफ समबडी। तो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा, आस्क आफ्टर मतलब है किसी का हाल चाल पूछना। तो आई मेट मयंक एट द रेप पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू, ही आस्क्ड आफ्टर माई वाइफ हेल्थ। तो इस तरीके से आपका आ जाता है कि हाल चाल के बारे में पूछना। अच्छा कुछ और ऑप्शन थे, जैसे अकाउंट फॉर था, तो अकाउंट फॉर मतलब गिव अ गुड रीजन फॉर द एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली, मतलब किसी चीज़ का क्या देना, आपका अच्छे से रीजन देना किसी चीज़ को ताकि आप समझा पाए। तो लिखा यू मस्ट अकाउंट फॉर द मनी यू स्पेंड, ठीक है ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, अच्छे से मुझे समझाना चाहिए कि आपने पैसा कहाँ लगाया, तो वहाँ पे अकाउंट आता है आपका, मतलब आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। आस्क समवन आउट, तो लिखा इनवाइट समवन टू एन एंटरटेनमेंट और टू अ मील। तो आपने आस्क समवन आउट मतलब किसी को बुलाया है, या तो किस में, अपने एंटरटेनमेंट मतलब मूवी के लिए या फिर मील के लिए बुलाया घर पे यानी पब्लिक प्लेस में। तो लिखा हुआ है सी हैड अ लॉट ऑफ द फ्रेंड्स एंड यूजली वाज आस्क्ड आउट इन द इवनिंग। अच्छा नेक्स्ट आता है अलाउ फॉर, टेक इनटू अकाउंट। तो लिखा व्हेन परचेसिंग प्रॉपर्टी द कंपनी शुड अलाउ फॉर द पॉसिबल फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ डे बाय डे पॉल्यूशन। तो डे बाय डे के लिए क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा आपका, क्योंकि डे बाय डे है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चलेगा, पॉल्यूशन की बात कर रहा है। आगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो तो इज बिकमिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो डे बाय डे पॉल्यूशन इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम इन द दिल्ली। तो ये आसान था। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ समझाने के लिए तो पढ़ लेते हैं। द फ्रेज डे बाय डे इज इंडिकेटिंग दैट द गिवन सेंटेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, देयरफॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन और द कंडीशन इज हैपनिंग नाउ। जो अभी बोल सकते हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में चल रही है, तो आपका क्या आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाता है। फ्रीक्वेंटली मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, और क्या होगा कि भविष्य में चलता जाएगा, क्योंकि डे बाय डे बोल रहा है, ठीक है ना, प्रतिदिन के हिसाब से बोल रहा है, तब आपका ये आ जाता है। तो ये इज एम आर को लेता है आपका, टू बी जो आपकी क्या होती है बी फॉर्म्स होती है उनको लेता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपका टेक कर लेता है।
मतलब आईएनजी फॉर्म को लेता है। देयरफॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक इज बिकमिंग। अच्छा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो बिकम इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, याद रखना बेस फॉर्म होती है आपकी, बिकमिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पर आपकी सिंगल यूज नहीं हो सकती, ये इसके साथ आपकी यूज होती है। अच्छा हैव बिकम जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होती है आपकी क्या, बिकम की। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, द पोस्ट ऑफिस इज द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो ये आ जाता है, आपको जानते हो स्ट्रीट की बात कर रहा है, रास्ते की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अक्रॉस आता है, तो पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब क्या है, रोड के किनारे पे है, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो लिखा द मोस्ट सुटेबल वर्ड ऑफ द गिवन ब्लैंक इज अक्रॉस। द वर्ड अक्रॉस मीन्स द फ्रॉम वन साइड टू द अदर, मतलब एक साइड मतलब दूसरी साइड पे होना। जैसे पेट्रोल पंप के लिए आ जाता तो अक्रॉस द बोल सकते हैं, अक्रॉस द रोड आपका सिचुएटेड है क्या पेट्रोल पंप, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। वी यूज अक्रॉस द प्रीपोजिशन एंड द एन एडवर्ब अक्रॉस मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द समथिंग और फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ द समथिंग विच हैज द साइड ऑफ द लिमिट सच एज द सिटी, रोड एंड द रिवर। तो इनके लिए आपका क्या जाता है, सिटी हो गया, रोड हो गया, रिवर, इनके लिए आपका अक्रॉस को यूज कर लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल, वी टुक अ बोट अक्रॉस द रिवर। बात समझ में आ गई। तो हम क्या बोट को चलाते हुए आ रहे हैं क्या, रोड क्या बोलते हैं, नदी के किनारे किनारे, ठीक है ना, बीच में नहीं, बिल्कुल किनारे की तरफ चलाते हुए आ रहे हैं, तो अक्रॉस यहाँ पे आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट चलता है, द ड्राउट विल एग्रीवेट अवर फूड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, चूज अ वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट। अच्छा ठीक है भाई, क्लोजेस्ट है तो आपका सिनोनिम देखना है। द ड्राउट वाज, ड्राउट आप जानते हैं किसको बोला जाता है, जब आपकी क्या हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। विल एग्रीवेट अवर फूड प्रॉब्लम्स, मतलब एग्रीवेट मतलब होता है कि बढ़ा रहा है, खाने की जो समस्या है उनको बढ़ा रहा है। तो बिल्कुल सेम जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एग्रीवेट का सबसे अच्छा यहाँ पे जो दिखा है वर्सन, मतलब और ज़्यादा बुरा कर देना, तो वर्सन यहाँ पे सबसे अच्छा होगा, फिट होगा। तो लिखा हो द मीनिंग ऑफ द एग्रीवेट इज टू मेक द सिचुएशन वर्स। सिचुएशन का कैसा होना, परिस्थिति का कैसा होना, और ज़्यादा बुरा होना। लेट कंसिडर द यूजेज ऑफ द वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। तो पहला डेवलप लिखा हुआ है, तो डेवलप आप समझते हैं टू इंक्रीज एंड द शो द प्रोग्रेस, किसी चीज़ का क्या करना, बढ़ना या प्रोग्रेस करना। एमेलोरेट मतलब होता है टू मेक द समथिंग बेटर बट नॉट टू बी सेटिस्फिकेशन, किसी चीज़ का बेहतर होना पर सेटिस्फैक्ट्री ना होना, उतना भी बेहतर ना होना। जैसे अगर मान लीजिए सेटिस्फिकेशन, मान लीजिए आपका कि अगर कोई बच्चा है 90% पे सेटिस्फाई होगा नंबर लाने पे, उसने परफॉर्मेंस किया 70 से 80% पे आ गया पर 90 नहीं ला पाया, तो बेटर किया है पर सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। वर्सन मतलब डेटोरिएट द सिचुएशन मूव देन बिफोर, मतलब किसी सिचुएशन का, किसी परिस्थिति का और ज़्यादा बुरा हो जाना, वहाँ पे वर्सन आ जाता है। कंट्रोल आता है टू हैव अ चेक ऑन, कंट्रोल मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, अपने अपने बस में लाना, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द इटैलिसिस्ट वर्ड इन द सेंटेंस। तो इटैलिसिस्ट यहाँ पे नॉमेड लिखा हुआ है, तो ये आपका इटालियन फॉन्ट में। तो नॉमेड्स मतलब होता है कौन सा, घुमंतु। घुमंतु मतलब कौन कौन सा, जो बंजारा टाइप के होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपका क्या करते हैं, प्रवास वगैरह करते रहते हैं, अपने पशुओं को ले जाते रहते हैं। शुरुआती दिनों में जब पूछा जाता है कि जब इंसानों का शुरुआती पीरियड था होमो सैपियंस का, या उससे पहले जितने भी हमारे क्या थे, पूर्वज थे, तो वो नॉमेड्स ही थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे खाने की खोज में। तो नॉमेड्स का जो यहाँ पर सिनोनिम्स होगा वो होगा वॉन्डरर्स। क्या होगा, वॉन्डरर्स। वॉन्डरर मतलब होता है जो बोल सकते हैं, वॉन्डरर्स का मतलब होता है आपका जिनके बारे में ज़्यादा आपको पता ना हो, जो एक जगह से दूसरी जगह आपका क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं। एक और वर्ड है, एक जो आपका यहाँ पर आएगा, वो आएगा कौन सा आपका, वो आएगा आपका कौन सा, वैगाबॉन्ड। वो कौन सा आएगा, वैगाबॉन्ड आएगा, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो लिखा हुआ नॉमेड्स मतलब क्या होता है, पर्सन हु डज नॉट स्टे लॉन्ग इन द सेम प्लेस, मतलब वो व्यक्ति जो एक जगह पर काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह सकता। वॉन्डरर आता है टू मूव अबाउट विदाउट अ फिक्स्ड कोर्सेज एम और गोल, जो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, आपका मूव ऑन करते हैं, पर फिक्स्ड कोर्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। उनका क्या होता है, कुछ एम्स होते हैं, गोल होते हैं। जैसे आपने देखा जो बकरवाल समुदाय होता है या फिर जो बंजारे होते हैं, वो अपने साथ अपनी जो गाय भैंस बकरी होती है उनको लेके चलते हैं, ठीक है ना। एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए जब आते हैं, पहाड़ों की तरफ आ जाते हो, जब इसी टाइम पे जब आपका ये मानसून रहता है, क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती, तो इस तरफ आ जाते हैं काफ़ी। अच्छा, जो पिलग्रिम मतलब होता है, पिलग्रिम आप जानते हैं कि ये वर्ड जो यूज़ होता है किसके लिए होता है, सेक्रेड प्लेस के लिए होता है। सेक्रेड प्लेस मतलब जो आपका क्या होता है, पूजनीय स्थान होता है। ये किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे हमारे लिए हिंदुओं के लिए पिलग्रिम्स अगर क्षेत्र मान केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है ना, तो ये आ गए आपके। तो लिखा हुआ, और अगर मुसलमानों की बात करें तो मुस्लिम्स के लिए आपका मक्का मदीना आ गई। तो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ पिलग्रिम्स अ पर्सन हु जर्नी टू अ सैक्रेड प्लेस टू फॉर द रिलीजियस रीजंस। पिलग्रिम होता है जो क्या करता है आपका बोल सकते हैं आपका रिलीजियस रीजंस के लिए आपका कहाँ जाता है, सैक्रेड प्लेसेस में, जो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उन्हें पिलग्रिम बोला जाता है। रैम्बलर मतलब होता है पर्सन हु वॉक्स इन द कंट्री साइड फॉर द प्लेजर। रैम्बलर होते हैं मतलब जो क्या जाते हैं आपके किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं किसी काम के लिए। तो ये आपने वैगाबॉन्ड होता है पर्सन हु वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट होम और जॉब। अच्छा, वैगाबॉन्ड होता है, ये भी सेम होता है, एज अ नोमैड्स और वॉन्डरर ही मान सकते हैं,
पर इनके पास क्या होता है कि इनके पास कोई घर नहीं होता, ना ही कोई जॉब होती। वॉन्डर की अगर बात की जाए, उनके पास क्या होता है, एम होता है, गोल होता है वॉन्डरर्स के पास, जबकि वैगाबॉन्ड के पास नहीं होता है। यही लिखा हुआ है कि नो मैटर द वॉन्डरर्स मूव्स विद देयर हाउसेस वेयर इज अ वैगाबॉन्ड मूव्स अराउंड विदाउट अ प्लेस और द हाउस टू स्टे। जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ फुली कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट ऑन द इंसिडेंट विद इन अ वीक। तो यहाँ पे सिनोनिम देखना है। तो कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है, कंप्लीट। कॉम्प्रहेंसिव मतलब होता है कंप्लीट रिपोर्ट देनी है भाई, एक हफ्ते के अंदर। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ लेट लुक एट द मीनिंग ऑफ द मार्क्ड ऑप्शन। तो कॉम्प्रहेंसिव मतलब तो कवरिंग कंप्लीटली और द ब्रॉडली, तो इसलिए कंप्लीट आपका सही रहेगा। कंप्लीट मतलब प्रोवाइड विद द आइटम्स और द आइटम नेसेसरी टू मेक फुल और एंटायर। बाकी देखते हैं प्रेफरेंशियल मतलब होता है शोइंग प्रेफरेंसेस, पहले किसको, प्रेफरेंस मतलब होता है ना कि पहले किसको लिया जाए, प्रेफरेंशियल होता है आपका। एक्सक्लूसिव होता है लिमिटिंग और लिमिट टू द पोजेशंस कंट्रोल यूज बाय द सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप। एक्सक्लूसिव आपने सुना होगा। एक्सपेंसिव होता है जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है। तो यहाँ पर जो बेस्ट फिट होता है वो होता है कंप्लीट, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, लिखा हुआ है द लेट लुक एट द मेथड ऑफ द रिटेनिंग द न्यू वोकेबुलरी फॉर लॉन्ग टाइम। तो न्यूमोनिक इज अ सिस्टम सच एज द पैटर्न ऑफ द लेटेस्ट आइडियाज एंड द एसोसिएशन दैट असिस्ट इन द रिमेंबरिंग समथिंग। द न्यूमोनिक्स फॉर द गिवन वर्ड कॉम्प्रहेंसिव इज द कॉम्प्रहेंशन। टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रहेंशन वी नीड टू रीड इट कंप्लीटली। आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अगर किसी के वोकेब्स को याद करना है तो आप कनेक्शन के थ्रू पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये समझाया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज द फ्रीवोलस। अब फ्रीवोलस मतलब होता है कि लाइट हार्टेड, नहीं बोलते लाइट हार्टेड पर्सन है यार, बहुत हल्के में, मतलब बहुत ही हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि लाइट हार्टेड पर्सन होते हैं, बहुत ही, यानी कि बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना, ठीक है ना, लाइट हार्टेड होता है। तो यहाँ पे सी इज ब्यूटीफुल एज वेल द फ्रीलेस, और इसका क्या बताना आपने, एंटोनिम्स बताना उल्टा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा लाइट हार्ट मतलब होता है जो अनसीरियस होता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को नहीं लेता। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर वो बन जाएगा सीरियस। तो लिखा हुआ है मीनिंग, इफ यू डिस्क्राइब समवन एज द फ्रिवुलस यू मीन दे हैव बिहेव इन अ सिली और द लाइट हार्टेड वे रादर देन द बीइंग सीरियस और द सेंसिबल। अच्छा देखो, वर्ड टाइप जैसे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, आपका सिनोनिम देखेंगे तो इसके आपका फ्लिपेंट आ जाता है, फुलिश आ जाता है, डिजी फुलिश आ जाता है। एंटोनिम देखेंगे आउटस्टैंडिंग, वर्थी, वैल्यूएबल और डिसिसिव आ जाता है, और ये आप याद कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, तो आंसर कौन सा बनेगा आपका, सीरियस बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम्स भी देखना है। तो लिखा एज यू स्टेप इनटू द एयर कंडीशनड ऑफिस, जैसे आप क्या करते हैं किसी एयर कंडीशनड ऑफिस में जाते हैं, देयर इज एन एब्रप्ट चेंज इन द टेम्परेचर। आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि आपका एब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है, लगातार आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, टेम्परेचर में। क्योंकि आप जानते हैं कि एसी जो होता है आपका, जैसे कम लोग हैं तो वो क्या होता है, कम पावर जनरेट करता है, जैसे ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वो ज़्यादा पावर जनरेट करता है। तो जो चेंज होता है टेम्परेचर में वो आना स्टार्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ पे एंटोनिम देखना है, तो एब्रप्ट का जो उल्टा होगा ग्रेजुअल होगा। क्या होगा, ग्रेजुअल होगा। बाकी तो देखो क्विक, सडन, इमीडिएट एक जैसे लग रहे हैं, तो आप ग्रेजुअल को एकदम से अलग कर सकते थे। तो लिखा द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्रप्ट इज क्विक, मतलब बहुत जल्दी से किसी चीज का चेंज होना। द अपोजिट ऑफ वर्ड ऑफ द एब्रप्ट इज स्लो और द ग्रेजुअल। स्लो और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल मतलब द स्लो एंड रेगुलर, सडन मतलब क्विक एंड द सरप्राइजिंग, इमीडिएट मतलब विदाउट एनी डिले। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इफ कैंसर आर स्पॉटेड अर्ली देयर इज अ हाई चांस ऑफ द सर्वाइवल। अब देखो, अगर कैंसर को शुरुआती दौर पे पकड़ लिया जाए तो फिर जिंदा रहने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका एंटोनिम ढूंढना, तो सर्वाइवल को सबसे आसान है। देखो यहाँ पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब होता है क्या होना आपका, किसी चीज़ का आपका बोल सकते हैं एक्सटिंक्शन मतलब होता है आपका विलुप्त हो जाना। सर्वाइवल मतलब होता है, जैसा बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो आपका सर्वाइव कर पाएगा वही जिंदा रह पाएगा। और जिंदा कौन रह पाता है, जो फिट है। तो ये थोड़ा दिमाग में रहे, सर्वाइवल ठीक उल्टा होता है आपका एक्सटेंशन, मतलब सर्वाइवल मतलब जो सर्वाइव कर गए, एक्सटेंशन मतलब जो विलुप्त हो गए। जैसे आपके विलुप्त कौन हो गए थे, डायनासोर्स हो गए थे, इंसान सर्वाइव कर गया तो अभी तक चल रहा है। तो लिखा हुआ है सर्वाइवल मीन्स द स्टेट ऑफ द फैक्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग टू लिव और एग्जिस्ट टिपिकली इन स्पाइट ऑफ द एन एक्सीडेंट और डील और द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। लिविंग मीन होता है अलाइव, एडवांसमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ द प्रोमोटिंग अ कॉज और पेन प्लान सॉरी। कॉन्टिन्यूस मतलब द स्टेट ऑफ द रिमेनिंग इन द एक्सटेंस और ऑपरेशन। एक्सटिंक्शन मतलब द स्टेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बीइंग द बिकमिंग एक्सटिंक्ट। चलो आगे चलते हैं। Next लिखा हुआ, the latest to join the bandwagon of the using the weapons for the celebration are the six from the Tiruvallur। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स। ठीक है, तो ज्वाइन द बैंड वैगन, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा, टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और कैंपेन, तो उसके बारे में देखो मैं बता देता हूँ आपको। लिखा हुआ है ज्वाइन द बैंड वैगन मीन्स द सपोर्ट द समथिंग
इट इज़ पॉपुलर, मतलब किसी बैंड वैगन एक्चुअल में ये शायद से ब्रांड है, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द इनक्रेडिबल सक्सेस ऑफ द कैडबरी, आप जानते हैं चॉकलेट आती है, लेटेस्ट लो फैट चॉकलेट बार, जो लो फैट चॉकलेट बार लेके आया नेस्ले, जो उसका क्या आपका काउंटर पार्ट है, कॉम्पिटिटर है, हैज ज्वाइन द बैंड वैगन एंड रिलीज द लो फैट वर्जन ऑफ द किटकैट। तो उन्होंने भी क्या किया है, उस बैंड वैगन को क्या किया आपका ज्वाइन किया। बैंड वैगन मैंने बता दिया कि क्या करना, आपका सपोर्ट करना या उस फेवर में आना, और उन्होंने किटकैट का भी क्या निकाल दिया था, लो फैट वर्जन निकाल दिया था। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही हैज़ अ लॉट ऑफ द मनी येट ऑल हिज प्लान्स आर बिल्ड अपॉन सैंड। उसके पास, हालांकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, फिर भी जो उसके क्या होते हैं प्लान होते हैं, उपाय होते हैं, बिल्ड अपॉन सैंड, मिट्टी में दफन हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेबलाइज ऑन द इनसिक्योर फाउंडेशन, मतलब वो जो आपकी क्या है फाउंडेशन ही वो कैसी आपकी बेहतर नहीं है, इनसिक्योर है। तो पढ़ लेते देखो, लिखा अपॉन सैंड मीन्स द स्टेबलाइज ऑन द इनसिक्योर फाउंडेशन, रिलेशनशिप बेस्ड इंटायरली ऑन द फिजिकल अट्रैक्ट, अदर ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कलेक्ट द स्टाम्प। अच्छा जो आपका स्टाम्प को कलेक्ट करता है उन्हें बोलते हैं आपका फिलैटलिस्ट। आप याद रखना क्या बोला जाता है, फिलैटलिस्ट, ये आपने याद रखना है। बाकी मैं आपको बता दूँ, जैसे कंजूरर मतलब होता है परफॉर्मर ऑफ द कंजूरिंग ट्रिक्स। कंजूरर होता है ना जो आपका क्या करता है, ट्रिक परफॉर्म करता है आपका। जियोलॉजिस्ट आप जानते हैं, जियोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है या फिर आपका एक्सपर्ट होता है। क्यूरेटर जो होता है आपका, जैसे आपने क्यूरेटर सुना होगा, पिच क्यूरेटर सुना होगा, जैसे क्रिकेट में आपका क्यूरेटर जो क्या करता है, पिच को बनाता है। तो लिखा हुआ अ कीपर ऑफ द कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और द अदर कलेक्शन। जो क्या होता है आपका कीपर होता है, कस्टोडियन जो उस चीज़ को देखता है, उसे क्यूरेटर बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है इनकेपेबल ऑफ द पेइंग डेट्स। जो आपका डेट्स पे नहीं कर पाता, तो आपने देखा होगा कि इंडिया में कौन सा आपका 2016 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड या एक्ट जो आया था, किस लिए आया था, जो लोग दिवालिया घोषित हो जाते हैं, पहला जो वर्ड आता है वो इंसॉल्वेंट आता है, जो आपने डेट के नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट होने के बाद ही उसे क्या किया जा सकता है, बैंक्रप्ट घोषित किया जा सकता है। बैंक्रप्ट मतलब होता है उसके पास से उसका दिवालिया निकल चुका है, वो पैसे देने की हालत में नहीं है। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंट घोषित होता है कि भाई वो डेट पे नहीं कर पा रहा, उसके बाद वो क्या हो जाता है, बैंक्रप्टी उसमें घोषित हो जाती है। तो लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है लेकिंग रिस्ट्रेंट इन द स्पेंडिंग मनी और यूजिंग द रिसोर्सेज। ऑब्सोल्यूट मतलब होता है नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और द यूज्ड आउट ऑफ द डेट। इंसॉल्वेंट मतलब अनेबल टू पे द डेट ओड। और करप्ट मतलब हैविंग और शोइंग अ विलिंगनेस टू एक्ट डिसऑनेस्टली इन रिटर्न्स ऑफ द मनी और द पर्सन गेन। तो ये आपका आंसर बन जाए। कुछ ऐसे वर्ड है जैसे बार्टर। बार्टर सिस्टम आप सुनेंगे कि जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, या फिर आपकी जो कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके बाद आपकी जो निकल के आई थी वैदिक सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पे आप बार्टर सिस्टम देखते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपका एक्सचेंज होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है बार्टर को, ठीक है। अच्छा फिर आता है पॉपुलर आता है, तो ये आपका क्या वेरी पुअर पर्सन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, गरीब होता है। ऑपुलेंस मतलब होता है ग्रेट वेल्थ होता है, लग्जरियसनेस, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसे ऑपुलेंस बोला जाता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक। और सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करते ही आपको और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके अलावा मैं लिंक को फेसबुक पे भी आपका क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। वहाँ से भी आप फेसबुक के थ्रू आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हम, इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आपकी मैथ्स की होगी उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और आपका मॉडल पेपर 5 एंड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।